हेलो दोस्तों, मैं विकास नगर स्वागत करता हूं आपका हरियाणा पीसेस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग होंगे बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। ये वाली जो सीरीज है, ये आपके आने वाले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप 2027 में पेपर देंगे, आपकी पॉलिटी प्रीलिम्स का और मेंस में भी काफी सारी चीजें इस वाली सीरीज से ही आपकी कवर हो जाएंगी। यानी कि आपको कहीं से भी, या फिर फंडामेंटल राइट का आपने वहां से लेक्चर ले लिया, चलो प्रेसिडेंट का इस वाले उससे ले लेते हैं, चलो अच्छा ठीक है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा रहे हैं, चलो वो वाला लेक्चर देख लेते हैं। तो वो वाली चीज आपको कहीं से भी नहीं करनी है। जो भी सारी चीजें आपको मिलेंगी एक ही सीरीज में, आपको सारे टॉपिक्स, पूरी की पूरी पॉलिटी आपको यहीं से मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग जो ये वाली सीरीज कर रहे हैं, ये हर एक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर उन चैप्टर से हम लोग और एमसीक्यूज करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। यानी कि पॉलिटी यहीं से आपकी मेरे थ्रू कंप्लीट करवा दी जाएगी और पूरे दिमाग में रट्टा हो जाएगा, ये समझ लो। क्योंकि इस बार जो मैं सीरीज लेकर आया हूं और जो सेशंस मैं इसके बाद लेकर आऊंगा, उसमें पॉलिटी मतलब आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं से बुक्स भी नहीं लिया, आपको उस चीज की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो हमने कल आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक हमने कर लिए थे। हमने सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े, छोटे छोटे भागों में मैंने बांटे हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, फिर फ्रीडम हो गया, फिर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फिर रिलीजन हो गया, फिर माइनॉरिटीज का हमने पढ़ लिया है। आर्टिकल 31 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आर्टिकल 31 जो है वो हटा दिया गया था। तो उससे मैंने एक सीरीज चलती आ रही है, आर्टिकल 30, 31। तो 31 तो वैसे मैं आपको लास्ट में पढ़ा था, जो राइट टू प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत वो हटा दिया गया था। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक सीरीज चलती आ रही है, एक सेगमेंट बाई सेगमेंट चल रहे हैं, तो फिर उस पर हमने वो कल ही क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है, आर्टिकल 32 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 33, 34 और 35 हम लोग आज ये आर्टिकल्स खत्म करेंगे। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का आज ये आखिरी क्लास आपकी होने वाली है। तो विदाउट एनी डिले भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दवाई खाना। अब आप बोलोगे सर एक सेकंड, ये क्या बोलते हैं दवाई खाना? बिल्कुल, जब भी संविधान को चोट लगेगी, जब भी मौलिक अधिकार को चोट लगेगी, तो आर्टिकल 32 सामने आएगा। यानी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, या फिर अगर मैं बात करूं कोई भी स्टेट, बार बार मैं आपसे बोलता हूं, हर बार बोलूंगा जब तक आपके दिमाग में नहीं घुस जाएगा, स्टेट जब भी मैं बोलूंगा, यानी कि आर्टिकल 12 की बात हो रही है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या थी। उसमें सेंटर भी आ रहा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आ रही है, उसमें पंचायत भी आ रही है। यानी कोई भी, किसी ने कोई कानून बनाया जिसके थ्रू किसी भी सिटीजन की, जो भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, उसका मौलिक अधिकार ले लिया, यानी फंडामेंटल राइट ले लिया। अब उसके बाद जाए तो वो कहां जाए? अगर किसी अथॉरिटी ने कुछ गलत काम कर लिया है, तो उस अथॉरिटी पे निगरानी करने वाला कौन है? वो प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? वो उनको ऑर्डर इश्यू करने वाला कौन है? तो वो है कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दोनों ही कोर्ट के पास पावर है कि वो अगर मौलिक अधिकार किसी का छीना गया है, तो वो रिट इशू कर सकती है, कोई ऑर्डर इशू कर सकती है। तो इसलिए, और आर्टिकल 32 इसलिए दवाई खाना है कि कभी भी संविधान को चोट लगेगी तो दवाई दवाई लगाने के लिए आएगा भाई आर्टिकल 32। जब भी इस डेमोक्रेसी में, जब भी इस लोकतंत्र में किसी भी नागरिक के ऊपर कोई भी ऐसी आपदा आ जाएगी, उसका मौलिक अधिकार छीना जाएगा, तो दवाई लेके पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और अथॉरिटीज में इशू करेगा रिट्स। तो और जो ये रिट्स होती है, ये टोटल होती है 5 तरीके की। ठीक है, इसलिए इसलिए बी आर अंबेडकर ने इसको बोला है सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल यानी कि हृदय और आत्मा हमारे संविधान की जो है, वो आर्टिकल 32 है। यह बोला गया था बी आर अंबेडकर द्वारा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, यानी अगर पार्लियामेंट चाहे संविधान में संशोधन करना, तो मौलिक अधिकार नहीं ले सकता है वो। जुडिशियल रिव्यू वो कभी नहीं हटा सकता है। जुडिशियल रिव्यू की जुडिशियल किसी भी चीज के ऊपर रिव्यू ले सकती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जिसके ऊपर नहीं ले सकती, तो जुडिशरी के पास रिव्यू लेने की एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो एक कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होगी। कोई कमेटी वगैरह, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन पार्टी, कोई एक मिनिस्टर बैठ गया, उसमें कुछ जजेस बिठा दिए गए और उनके थ्रू कोई जज अपॉइंट हो रहा है, तो वैसा नहीं होगा।
जजेस जो अपॉइंट होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ही अपॉइंट करेगी, और वो भी उनका एक कोलिजियम सिस्टम रहता है जिसमें टोटल 5 लोग होते हैं। ठीक है, कोशिश करी थी सेंटर ने, पार्लियामेंट ने कोशिश करी थी 2015 में, जब 2014 में जब मोदी आ गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आ गए थे, तो 2015 में उन्होंने कानून लाया था एनजेएसी का, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का। इस कमेटी के थ्रू वो ये करना चाह रहे थे कि जुडिशरी के ऊपर भी हमारी ही पावर रहे, तो उन्होंने एक कमेटी भी बना दी, इस कमेटी में ये मेंबर्स होने चाह रहे हैं, और बिल पास कर दिया। लेकिन सर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव से दूर रहेगी, बिल्कुल सही है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आपका ये आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका दे रखा है, जहां पर इसकी बात कर रही है कि एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो दोनों अलग अलग रहेंगे, बोला हुआ है। ठीक है, चलो इसको अभी साइड में, लेकिन फिर भी मोदी जी सरकार ने भाई ये कानून ला दिया कि भैया जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो अब कोलिजियम सिस्टम के थ्रू नहीं होगी। इस कोलिजियम सिस्टम में जजेस ही होते हैं सिर्फ, और कोई नहीं होता। टोटल 5 जजेस होते हैं, यानी एक चीफ जस्टिस और जो 4 हैं वो अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। सार भाई प्रोटेस्ट होने लग गया, धरने पे होने लग गए, तो बाद में वकील जाके कोर्ट से पूछते कि आप क्यों नहीं कर रहे हो कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, देखो बालक, आराम से रिलैक्स करो। शायद से पार्लियामेंट भूल गया है कि भाई वो ये बिल ला नहीं सकता है, तो मेरे पास अभी भी एक चुटकी भर एक पावर है, वो बजाऊंगा और ये बिल हटा दिया जाएगा। क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अगर किसी ने छिलखानी करी या फिर कोई कानून लाने की कोशिश करी और वो चीज बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो वो कभी नहीं हटाई जा सकती। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सिर्फ जजेस ही अपॉइंटमेंट करेंगे, तो आप एनजेसी नहीं ला सकते हो, और कोलिजियम सिस्टम वापस आ गया है। वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो रिट्स है, रिट्स भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी ऑर्डर या कोई भी रिट इश्यू कर सकती है अगर किसी का भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उसके पास शक्ति है ये वाली चीज की। अब हमको पता है रिट इश्यू जो कर सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और वो हाई कोर्ट कर सकता है। सर, सबऑर्डिनेट कोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पावर नहीं। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे कि ये बोले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रिट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट में, या फिर वैसे भी ऑर्डर वो इशू कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट बोले तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए हमें नहीं मिला इन रियलिटी। ठीक है, इन रियलिटी हमें देखने के लिए हमें नहीं मिली। अब हमें पता है कि ठीक है सर, आपने रिट्स के बारे में बता दिया, यानी अगर किसी ने हमारा मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करी तो हम तो भाग जाएंगे सीधा। कहां पे? हम लोग सीधा भाग जाएंगे सर, कोर्ट। और जब हम कोर्ट भागेंगे तो सर वो बिल्कुल उनको ऑर्डर इशू करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी की, बात चल रही है इमरजेंसी की, यानी कि भारत देश पे कोई ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आ गई है, कोई स्थिति आ गई है, तब क्या होगा? उस दौरान में तो नहीं जा सकता कोर्ट भागते, क्योंकि कोर्ट खुद बंद होंगे, और आपकी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उस दौरान में नेशनल इमरजेंसी में, जो राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देगा आपको कि कोई भी इंसान कोर्ट नहीं जा सकता है अगर उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है फिर भी। और ये भी तब सिचुएशन जब भाई नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिट्स वाले, ये हमने कहां से लिया? ये हमने ब्रिटेन से हमने लिया है। ठीक है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे रिट्स की। ये रिट्स कितने टाइप के होते हैं? 5 रिट्स होते हैं। कौन कौन से ये हमारे रिट्स होते हैं? तो पहला आता है हमारा हेबस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है हमारा, यानी कि हेबस कॉर्पस। इस वाले केस में क्या रहता है कि मान लो पब्लिक अथॉरिटी है, किसी भी इंसान को उठा लिया। जैसे भाई एक फ्लैट है, फ्लैट में पेरेंट्स वगैरह आराम से अपना चाय वगैरह कॉफी पी रहे थे, बच्चे नीचे सराउंडिंग में खेल रहे थे, क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। एकदम से क्या हुआ? पुलिस की गाड़ी आ गई, साए साए बताते हुए। अब पुलिस की गाड़ी आई तो बिट्टू की जो मम्मी है, यानी बिट्टू जो है, बिट्टू को पुलिस पकड़ के लेकर चली गई और इलीगली डिटेन कर लिया। मैंने आपको बताया था प्यूनिटिव डिटेंशन में
कि जब ऐसा कोई डिटेंशन करता है तो भाई अगर उसने कोई क्राइम करा है तो पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगी, उसके पास वारंट होगा, हर एक चीज होगी उसके पास। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ा और बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्रूव करे हुए सीधा डाल दिया जेल में। बिट्टू की मम्मी को ये बात पता लग गई। बिट्टू की मम्मी कह रही है ऐसे कैसे? वो चली गई सीधा कोर्ट। कोर्ट में जाके बोल दिया जी मेरा लड़का मेरे घर पास नहीं आया, सराउंडिंग में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसके दोस्तों ने बताया पुलिस की गाड़ी आई है और वो उसको उठा के लेकर चली गई है। अब कोर्ट इशू करेगा रिट हेबस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उस अथॉरिटी से बोलेगा कि वो जो इंसान आप लेकर गए हो ना, वो यहां पर खड़ा करो उसको, फिर पता लगी कि क्या है, किस चार्जेस पर आपने इसको अरेस्ट करा है, मेरे सामने ले आओ कोर्ट में बस आप। ठीक है, तो हेबस कॉर्पस होता है कि किसी भी प्रिजनर को सामने इन प्रेजेंट करना जो इंसान को डिटेन कर लिया गया। ठीक, और अगर वो इलीगली डिटेन करा गया है तो उस इंसान को फिर छोड़ देना। और ये किसी के भी हो सकता है, ये कोई प्राइवेट सिटीजन है या फिर पब्लिक अथॉरिटी है या किसी भी उसमें, ये वाला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। दूसरा आता है हमारा मैंडमस। मैंडमस को याद रखो मैडम जी की तरह, यानी भैया सबकी मैडम होती है भैया, देखो सबकी मैडम होती है। अब सब आप समझ गए होंगे मैं किस मैडम की बात कर रहा हूं। अब वो देती है ऑर्डर आपको। अब ऑर्डर आप मना तो कर नहीं सकते अगर आपको जिंदा रहना है तो चलो ठीक है, जोक सपाट। मेंडमस, मेंडमस का मतलब होता है वी ऑर्डर। वी ऑर्डर, जब कोई पब्लिक सर्वेंट, जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम करने से मना करते, जैसे आप गए चालान भरने के लिए और चालान भरने में उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं ले रहा फीस, कल आना जाओ, या बैंक वाले ने मना कर दिया कि नहीं आज इशू नहीं होगी, 3-4 दिन बाद आओ, लोन वोन का आपका कुछ नहीं होगा। अरे सर बस साइन चाहिए आपके, आप आइए, आपका काम है पैसा देना मुझको, मैंने चेक बना लिया है, आप मुझको पैसा दो ना। अरे बाद में करेंगे जाओ। या कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ है, उसने कोई केस लेने से मना कर दिया है, उस वाले केस में क्या होगा कि जो हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, वो रिट इशू करेंगे उस पब्लिक सर्वेंट के पास कि भैया तुम्हारा काम है ये, तुम लीगली बाउंड हो ये काम करने के लिए, और वो काम करने से मना कर दे। और स्पेशली ये वाली जो इशू किया जाता है ये रिट, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी सरकारी अधिकारी के खिलाफ किया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा सर्च्योररी। सर्च्योररी यानी कि उत्प्रेषण, यानी गेटिंग सर्टिफाइड। अब मानो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह ये सब सेशन कोर्ट हमारे हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे हो गए, या एक है क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब कि जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हो गई, यानी एक ऐसी भी कमीशन जिनके पास जुडिशरी की थोड़ी सी पावर रहती है। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। अब अगर किसी कोर्ट ने किसी को गलत पनिशमेंट दे दी, या जो मुजरिम है, ठीक से केस नहीं सुना है, जो मुजरिम है उसको बेल दे दिया, मतलब उसको रिलीज कर दिया, या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी ने किसी भी इंसान को उठा के लाई और उसके ऊपर भारी चालान रख दिया, यानी आप अपनी पावर का गलत फायदा उठाया, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सर्च्योररी इशू करेगा, क्योंकि जो जो पीड़ित इंसान था वो कोर्ट चला गया कि सर सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैंने मेरा केस दाखिल करा था, वहां पे उन्होंने सुनी ही नहीं है, अब आप बताओ तो मैं क्या करूं। तो कोर्ट इशू कर सकता है रिट कि भैया ये जो ऑर्डर आपने पास करा है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, कोर्ट का हो सकता है, आपने ये जो ऑर्डर इशू करा है इसको कैंसिल करो, और अगर कैंसिल नहीं हो रहा या फिर ये वाली चीज नहीं हो रही तो इस ऑर्डर को ऊपर भेज दो, मैं इसकी सुनवाई कर लूंगा। जो ऑलरेडी पास हो चुका है उस ऑर्डर को कैंसिल करो, और ये होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया है, ट्रिब्यूनल्स हो गए, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गई है, ये सबके खिलाफ में ये रिट इशू किया जाता है। फोर्थ में आता है प्रोहिबिशन, यानी कि टू प्रोहिबिट, यानी कि प्रतिबंध, यानी क्या? प्रतिबंध। प्रोहिबिट का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास पावर है कि मैं किसी को सजा 2 साल की दे सकता हूं, या मैं 40,000 का सिर्फ और सिर्फ चालान फाइल कर सकता हूं, बस इतनी ही मेरे पास पावर है। ठीक है, मेरे पास इतनी पावर है बस। लेकिन मैंने क्या करा, 2 साल की सजा की बजाय मैंने किसी इंसान को 10 साल की सजा दी थी। या फिर चालान है 50,000 का, मैंने कर दिया ये 1 लाख रुपए चालान, सर आपके पास अथॉरिटी, ए तू 1 लाख रुपए का चालान भर चुपचाप, सर आप तो सिर्फ 50, अरे तू 1 लाख का चालान भरना यार बस। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी पावर इतनी है, अब मैं मेरी पावर को एक्सीड कर रहा हूं, यानी मैं मेरी औकात से बाहर जाके मेरी पावर का यूज कर रहा हूं।
तो उस वाले केस में क्या होगा, रिट इशू होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, कोई भी चीज हो, जो जजमेंट दे दिया है कि भैया देखो अपनी औकात में रहो, तुम्हारी जुडिक्शन सिर्फ इतनी है, तो कृपया करके बस इतनी ही सजा दो और इससे ज्यादा देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर आता है कोअवरंतो। कोअवरंतो है ये आप सभी के लिए, यानी कि अधिकार प्रच्छा। अब ये सब चीजें आपके लिए। अब मानो आप लोग एसडीएम बन गए या डीएसपी बन गए, तो आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी और उस सफेद तौलिया वाली कुर्सी पर आप जाके बैठ गए। अब आप काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसके साथ आपकी काफी अच्छी बनती रही, अच्छा दोस्त हो गए, साथ में शाम को बैठते थे, सब चीजें करते थे। वो अपनी फेलियर की स्ट्रगल बता रहा, आप उसकी मदद कर रहे हो प्रिपरेशन में, हर एक चीज चली। तो आपने क्या करा, आपने फिर उसको अपनी थोड़ी सी बातें शेयर करने की आपने कोशिश करी, क्योंकि आप दूसरे शहर हैं, अकेले रह रहे हैं आप, ठीक है, बड़ा बंगला है आपके पास। तो आपने ये चीज बता दी कि यार तुझे पता है मेरी 12वीं क्लास में मैं बस फेल हो रहा था, फिर उसके बाद पापा जी ने ना फर्जी डिग्री बनवा दी, वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिया, मेरा पासिंग सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद मुझे यार लगे कि नहीं, मुझे जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, और उसके बाद मैं कॉलेज में टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद देख आज मैं एसडीएम बना हूँ, ये सब चीजें। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर को ये बात चुभ गई कि यार बंदा ने 12वीं पास नहीं करी है, डिजर्विंग ही नहीं है, और मेरी सीट खाए बैठा है यार ये। उसको गुस्सा आया, उसने कंप्लेंट कर दिया, कोर्ट के पास चला गया। कोर्ट अब उस एसडीएम के पास रिट इशू करेगा, ऑर्डर इशू करेगा कि तुम किस अथॉरिटी से यहां पे बैठे हो, वो प्रूफ करके बताओ हमको, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये वारंट इशू हो जाएगा कि भैया जब कोई भी पब्लिक ऑफिस, कोई भी पोजीशन पे पब्लिक ऑफिस इलीगली बैठा होता है, जब कि होते नहीं है कि आईपीएस वाईपीएस पकड़े गए, आईपीएस बैठा है कुर्सी में, बाद में आती है इस आईपीएस पे शक हो रहा है, अरे छोटा सा बालक है और फिर डीआईजी रैंक लेकर बैठे, जैसे अभी एक लड़का ब्रिगेडियर बन के घूम रहा था, तो उनके खिलाफ ये रिट इशू होता है जब कोई पर्सन कोई भी पब्लिक ऑफिस इलीगली होल्ड करता है। ठीक है, इलीगली क्या करता है, इलीगली होल्ड करता है। अब ये वाली जो पावर है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 226 के तहत। दोनों ही रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंस है जो आपसे एग्जामिनर कभी कभार आपसे पूछ लेता है। जैसे पहला है एनफोर्समेंट, यानी कि प्रवर्तन। अब देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की जो पावर है वो थोड़ी सी संक्रमण है, थोड़ी नैरो है, थोड़ी कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट में कर सकता है। रिट इशू करने की पावर हाई कोर्ट की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यानी कि उसके पास वाइड पावर है। जैसे वो फंडामेंटल राइट में भी रिट इशू कर सकता है, वो सिविल केस में भी रिट इशू कर सकता है, वो क्रिमिनल केस में भी रिट इशू कर सकता है, वो अपनी टेरिटरी के बाहर भी रिट इशू कर सकता है। अब आप ये सोचोगे सर टेरिटरी के बाहर कैसे, हाई कोर्ट की जो पावर रहती है वो अपनी तो स्टेट में रहती है, दूसरे स्टेट में कैसे चली जाएगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो यूपी में है, एमपी वाले किसी एक इंसान ने यूपी के इंसान का मौलिक अधिकार छीन लिया, तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट एमपी के उस बंदे के ऊपर रिट इशू कर सकता है ना, आउटसाइड टेरिटरी। तो रिट इशू करने की पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेरिटरी कवर करने की, हाई कोर्ट सिर्फ अपने स्टेट में कर सकता है रिट इशू, और सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं जुरिडिक्शन की और टेरिटरी वाइज, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर वाइड हो जाती है और हाई कोर्ट की पावर थोड़ी नैरो हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब हमें पता है यार हाई कोर्ट के पास खूब सारे केसेस हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास यह भी पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत क्या हाई कोर्ट सर मना कर सकता है कि मैं रिट इशू नहीं कर रहा हूं फंडामेंटल राइट के केस में, तो आंसर है हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट को यह पता है कि मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है वो फंडामेंटल राइट में ही रिट इशू करेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसलिए मना करा क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर भी एक कोर्ट बैठा है। तो आप गए सीधा कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के पास। सर अब क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, तो आंसर है नो। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता है आपका केस लेने से, आपका मौलिक अधिकार बचाने। समझ गए।
ये था आर्टिकल 32। अब बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है जो भी बेल्ट पोजीशंस रहती हैं, बेल्ट जॉब जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, आर्म्ड फोर्सेस हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स नेवी हो गया, पुलिस हो गई है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, जितनी भी सारी बेल्ट जॉब ये रहती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उनकी जो फंडामेंटल राइट है उनको रेस्ट्रिक्ट कर ले। कैसे? क्योंकि उनको बोला जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस को कि आपको वॉर में लड़ना है, ठीक है सर, आर्मी को बोला जाएगा वॉर में लड़ो, उस वॉर में गोली वगैरह चल सकती है, यानी आप किसी की जान ले सकोगे और आपकी भी कोई जान ले सकता है। तो क्या मैं सारे मौलिक अधिकार आपको दे दूं? तो वो है नहीं, आपको एक डिसिप्लिन में रहना है। अब बाई चांस होता है कि आपको 6 महीने बाद घर जाना है, आप घर नहीं जा पाए, या फिर आप कहीं पर भी डिटेन हो गए, या फिर आपकी डेथ हो गई, कुछ भी चीज होगी, तो आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि मुझे तो नहीं पता, मेरे बेटे को तो इलीगली वो करा गया है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, प्लीज उसको कोर्ट में बुलाओ। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास ये बोला कि रिट इश्यू करो, हेबस कॉर्पस, तो क्या वो कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है? वो बोलेगा, कोर्ट बोलेगा नहीं कर सकते मैडम, सॉरी, क्योंकि आपका बेटा आर्म्ड फोर्सेस में, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 33 के तहत उनकी पावर्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते। और तो और उनकी तो पावर रेस्ट्रिक्ट करेगी पैरामिलिट्रीज वगैरह की, उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनके ड्राइवर, उनकी काम, उनका कुक, उनकी भी जान को खतरा रहता है, तो इसलिए उनके भी मौलिक अधिकार को थोड़ा सा रोक लिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में यह बोला गया है कि मार्शल लॉ, अब ये मार्शल लॉ होता है क्या है? तो यानी कि जो एक स्टेट की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक सरकार चलाती है, चीफ मिनिस्टर चलाती है, और वो सरकार चलाती है जिसको आपने चुना है, यानी जिनको हम लोग चीफ मिनिस्टर और एमएलए बोलते हैं। अब वो सरकार ठीक तरीके से प्रदेश नहीं चला पा रही, फिर क्या होगा सर? फिर सेंटर अपॉइंट करेगा मिलिट्री को, कि पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा का पूरा जो प्रशासन है, अब कौन चलाएगा? अब सिविल नहीं, अब मिलिट्री चलाएगी। अब जैसे ही मिलिट्री सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं मार्शल लॉ, कि अब मार्शल यानी कि अब मिलिट्री वाले ही वहां के लिए कानून बनाएंगे, मिलिट्री वाले ही वहां का प्रशासन चलाएंगे, मिलिट्री वाले जो चाहे उस स्टेट को कंट्रोल करने के लिए वो लोग वो कर सकते हैं। अब हमें पता है कि ठीक है सर, मार्शल लॉ इसको कहते हैं, क्या संविधान ने इसको डिफाइन करा हुआ है? तो संविधान ने इसको डिफाइन नहीं करा हुआ है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ जब भी किसी भी स्टेट में लगेगा तो उसके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि जब वो सिचुएशन आ जाए, जब अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब वो मिलिट्री अथॉरिटी चला रही है, और ये मार्शल लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया? ये हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है। और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है, ऑब्वियसली आर्टिकल 30, ये तो हो गया आर्टिकल 34। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 ये वाली चीज बोलती है कि फंडामेंटल राइट वाले केस में आर्टिकल 21A डाला है, कोई भी कानून बनाया है किसी भी ऑफेंस को बचाने के लिए, अनटचेबिलिटी एक्ट, अनटचेबिलिटी के लिए, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, पार्लियामेंट ने इंटरफेयर करा है। आर्टिकल 31 हटा दिया गया है, आर्टिकल 21A डाल दिया गया है, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकती है विद इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, जैसे रेसिडेंस, जैसे रिजर्वेशंस देना, रिजर्वेशंस देना, ठीक है। कोर्ट को एम्पावर करना, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कि रिट इशू करे। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, किसकी? आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, ठीक है। मार्शल लॉ लगा सकती है। अनटचेबिलिटी हो गई है, स्मगलिंग हो गई, एक्सप्लॉयटेशन जो मैंने आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 में पढ़ाया था, उसके खिलाफ पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है जिसमें लोगों को पनिशमेंट दे दिया जाए, ठीक है, जिसमें पनिशमेंट दे दिया जाए। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, उसको हटाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो भी पार्लियामेंट की है। तो आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट हैज एन एब्सोल्यूट पावर कि वो
फंडामेंटल राइट के केस में कोई भी कानून बना सकती है। याद रखना, कानून, लॉ, ठीक है, वो बना सकती है। तो फाइनली अब जाकर लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा लंबा दौर चला था, जो टॉपिक्स हमारे चले थे, वो अब कंप्लीट तरीके से आपका खत्म हो चुका है, यानी फंडामेंटल राइट्स आर ओवर। अब उसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो हमारा होगा नेक्स्ट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 36, 35 तक हमारे खत्म हो गए। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो कि बात करता है डीपीएसपी, राज्य द्वारा नीति निर्देश, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स में मैंने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया है, ब्रेक करके पढ़ाया, जिससे कि आप बोर ना हो जाए पढ़ते पढ़ते कि ठीक है हो गया, चलो एक लेक्चर मेरा खत्म हो गया, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग हरियाणा सिविल सर्विस 2027 को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप कोई और भी पेपर देना तो उसके लिए ये पॉलिटी मोर देन सफिशिएंट है। अब बात आती है कि अगर आप हरियाणा, क्योंकि सिर्फ पॉलिटी सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी है, उसके बाद आप, और ये तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स तो एक क्वालिफाइंग होता है, सिलेक्शन होगा मेंस और इंटरव्यू से। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का पेपर 600 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 75 का होता है, तो 675 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। आपकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो इतने मार्क्स में से आपकी बनेगी। अब उसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, GS1, GS2, GS3, GS4, और सबके अंदर अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा जी का और जोड़ दिया पूरे मेंस में, समझ रहे हो? तो आपके लिए वो कोई पर्टिकुलर बुक या फिर ऐसा चीज नहीं है कि आप अलग 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 जगह से ढूंढोगे, आप टाइम वेस्ट करोगे। तो बैच स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस बैच में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एनरोल होना है। उसके नोट्स, उसके आपकी कॉपी चेक, किस तरीके से ऐसे लिखे जाएंगे, किस तरीके से कोट्स आपको दिए जाएंगे एक आंसर राइटिंग में, मैप कैसे यूज करना है, इंडिया का मैप जल्दी से किस तरीके से बनाना है, आपके आंसर्स किस तरीके से लिखे रहेंगे जो कि आप अपना टाइम ऑन टाइम अपना पेपर कर सकेंगे, इंटरव्यू की गाइडेंस होगी। और फिर जब हम गुरु लोगों ने अपने शिष्य को जब भी कोई चीज पढ़ाते हैं और शिष्य किसी चीज में अटक जाता है, तो बेटा गुरु ही होता है उसको उस नदी से या फिर ये मान लो उस दलदल से निकालने, वही निकालेगा। क्योंकि उसने उन बच्चों का सिलेक्शन निकाला, उनको पता है क्या चीज चल रही है, किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। आप अकेले फंस गए तो उस दौरान में आपके दिमाग में आएगी कि हाँ मैं अकेला नहीं। तो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं 9 जुलाई से हमारी क्लास जाएगी, तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। आप सीधा आपने खोला ये गूगल में आपने टाइप करा स्टडी आईक्यू में जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, आपको बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करना। आप नीचे जाओगे, यहाँ पर आएगा स्टेट पीसीएस में हरियाणा पे क्लिक करोगे, आपको हरियाणा 2027 की अगर तैयारी करनी है। आरंभ बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम लोगों के लिए 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ये वाला बैच, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि जो प्रॉपरली हिंदी मीडियम वाले उनके लिए प्रॉपर बैच है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट बैच। उसके बाद आरंभ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट बैच और आंसर राइटिंग का भी आपका बैच है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक करा, यहां पर आता है एंटर कूपन कोड। सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो इस वाले ही कोड से आपको दिया जाएगा, और कोई कोड से इतना मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। विक लाइफ ये कूपन का आपका डिस्काउंट हुआ, 4749 का डिस्काउंट हुआ और 18,099 आपका अमाउंट आपका पे करना है, ठीक है। कोड है विक लाइफ। इसके बाद आपको कहीं से कुछ चीज करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में, जो कि है हमारी डीपीएसपी की, यानी कि पॉलिटी। हम लोगों की ये सीरीज चल रही है, हर एक आर्टिकल हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, आपको ये सीरीज पसंद है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर आपके कुछ डाउट्स भी बन रहे बीच लेक्चर में, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई मुस्कुराहट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।